पैलाग सिमेनिया नमस्कार हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था लगभग 700 एडी के आसपास ब्रह्मपुर राज्य यानी कि पौरव राज्य का अंत हो गया था। इसी समय प्राचीन कुड़िंदों की एक शाखा दोबारा से प्रबल शक्ति के रूप में मध्य हिमालय यानी कि उत्तराखंड में सामने आती है और 700 एडी से लगभग 300 सालों तक पहले कार्तिकेयपुर यानी कि आज के जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र को राजधानी बनाती है और उसके बाद बैजनाथ जो बागेश्वर की त्यूर घाटी में स्थित है उसको अपनी राजधानी बना करके उत्तराखंड में शासन करती है। इसीलिए इतिहासकारों ने इस राजवंश का नाम इनकी राजधानी के आधार पर पहले कार्तिकेयपुर राजवंश और बाद में जब ये लोग अपनी राजधानी को कत्यूरी शिफ्ट करते हैं तो इसको कत्यूरी राजवंश बोलते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम कार्तिकेयपुर को कत्यूरी ही मानकर चलेंगे। तो चलिए फिर कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश के बारे में देखते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और हमने कुड़िंदों में देखा था कुड़िंदों को प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता था। कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें इनके अभिलेखों, मंदिरों, स्मारकों और लोक गाथाओं यानी कि जागरों से प्राप्त होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि कत्यूरी शब्द सिर्फ जागरों में यूज होता है और इतिहासकार एटकिंसन ने कत्यूरी शब्द का यूज किया है। उन्होंने अपनी बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स में 1889 में कत्यूरी शब्द का यूज किया था और एटकिंसन कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को समान मानते हैं। तो हम भी यहाँ पे कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को एक ही मानकर चलेंगे। कार्तिकेयपुर वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं आपको 8 अभिलेख मिलेंगे, जैसे अजय राउत जी की बुक में आपको 8 अभिलेख लिखा होगा। और सभी अभिलेखों की जो लिपि है ये कुटिला लिपि है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी उत्तराखंड के किसी एग्जाम में। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित हमें ताम्रपत्र भी मिलते हैं और शिलालेख भी मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? बागेश्वर से हमें शिलालेख मिले हैं 2 शिलालेख। पांडुकेश्वर से हमें 4 ताम्रपत्र मिलते हैं। कंडारा जो कि शायद रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यहाँ से भी हमें एक ताम्रपत्र मिलता है। बैजनाथ से भी हमें शिलालेख मिले हैं और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से हमें एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि किस शासक का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है। पांडुकेश्वर से हमें 4 ताम्रपत्र मिलते हैं, जिसमें ललित सूरदेव शासक के 2 ताम्रपत्र, पद्म देव के 1 ताम्रपत्र और सुभिक्ष राजदेव के 1 ताम्रपत्र मिलते हैं। इसी प्रकार ललित सूरदेव का कंडारा से भी 1 ताम्रपत्र मिला है और बागेश्वर से हमें कत्यूरी शासक भूदेव का और इसी के साथ साथ त्रिभुवन राज का भी शिलालेख मिलता है। शिलालेख मतलब पत्थर में कुछ लिखा होगा, ताम्र अभिलेख का मतलब तांबे के पत्र में कुछ लिखा होगा। जब हम पौरव राजवंश देख रहे थे तब हमने देखा था कि तालेश्वर ताम्रपत्र में भी कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि कत्यूरी से रिलेटेड है और तालेश्वर किसके रिलेटेड थे? पौरवों से रिलेटेड थे। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भी कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर तालेश्वर ताम्रपत्र में जो कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख किया गया है उससे रिलेटेड जो भी जगह है वो आज की बागेश्वर के आसपास की जगह मानी जाती है। लेकिन पांडुकेश्वर में जो कार्तिकेयपुर शब्द है इसमें जो भी जगहों के नाम आते हैं कार्तिकेयपुर के लिए वो आज के जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कत्यूरियों के लिए हम कार्तिकेयपुर जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र मानेंगे। इतिहासकार बद्रीधर पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं और वो मानते हैं इन राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी और इन राजाओं के जो राजकुमार हुआ करते थे उन लोगों ने रजवार की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना, बद्रीधर पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम करबीपुर बताते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी वंश खस जाति से संबंधित था और बंगाल के पाल शासक कत्यूरियों के समकालीन हुआ करते थे। उनके अभिलेखों में उत्तराखंड को खस देश बताया गया है। वैसे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि कत्यूरी कौन थे, लेकिन उसमें से जो सबसे सर्वमान्य मत है वो शिव प्रसाद डबराल का है और उनके मत की पुष्टि पाल शासकों का अभिलेख भी करता है। अगर हम कत्यूरियों की राजधानी की बात करेंगे तो हमने पहले ही बोला कि सबसे पहले कार्तिकेयपुर हुआ करती थी जो कि जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद बैजनाथ जो कि कत्यूर घाटी बागेश्वर में स्थित है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उस समय हमने अच्छे से देखा था यहाँ से कौन सी नदियाँ बहती है। अगर आपने वो वीडियो देखी है या आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कत्यूर घाटी से कौन सी नदी बहती है और जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार किसी किसी बुक में ये भी मिलता है कि कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकोली आज के
रामनगर में पड़ती थी और कनिंघम के अनुसार वो कत्यूरी की राजधानी लखनपुर बताते हैं। क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि कनिंघम के अकॉर्डिंग कत्यूरी की राजधानी क्या थी, तो ये हमें ध्यान रखना है, लखनपुर। और अगर कत्यूरी की भाषा की बात की जाए तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। और हमने देखा था इनके जो अभिलेख है उनमें जो लिपि का यूज किया था वो कुटिला लिपि। अब हम कत्यूरी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसे कत्यूरी वंश ना बोल करके हम कार्तिकेयपुर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 परिवार थे, इन तीनों परिवारों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कार्तिकेयपुर हुआ करती थी। तो कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने लगभग 300 सालों तक कार्तिकेयपुर में शासन किया। इनके पहले परिवार का नाम था खरपरदेव वंश, दूसरे परिवार का नाम था निम्बरदेव वंश और तीसरे परिवार का नाम था सलोणादित्य वंश। तो ये 3 परिवारों के 14 शासकों ने कार्तिकेयपुर में शासन किया था। अब हम इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले खरपरदेव वंश के बारे में देखते हैं। इस वंश के बारे में हमें त्रिभुवन राज के बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है और त्रिभुवन राज खरपरदेव वंश का अंतिम शासक था। खरपरदेव वंश का जो पहला शासक था उसका नाम है वसंतदेव। किसी किसी बुक्स में आपको खरपरदेव वंश की जगह पे वसंतदेव वंश भी मिलेगा। तो कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो वसंतदेव था और जनश्रुतियों में इसका नाम वासुदेव बताया जाता है और राहुल सांकृत्यायन भी वासुदेव और वसंतदेव दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं। प्रारंभ में वसंतदेव एक स्वतंत्र शासक नहीं था, ऐसा माना जाता है। इसकी नियुक्ति कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने की थी, लेकिन जब यशोवर्मन कश्मीर के शासक ललितादित्य से हार जाता है तो उसके बाद वसंतदेव इसका फायदा उठा करके अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपनी राजधानी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को बनाता है। वसंतदेव ने जो उपाधि धारण की थी वो थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की, और इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था और इसी नरसिंह मंदिर में आज भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है। और इसने बागेश्वर के पास वैष्णवों को, वैष्णव मतलब जो विष्णु को मानते हैं, शैव मतलब होता है जो शिव को मानते हैं, के पास स्वर्णेश्वर ग्राम दान किया था। तो उसने बागेश्वर में वैष्णवों को स्वर्णेश्वर ग्राम दान में दिया था। वसंतदेव के बाद जो इसका पुत्र है इसका नाम इस शिलालेख से मिट गया है, लेकिन इसने भी उपाधि धारण की थी, वो थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। और वसंतदेव का जो पुत्र था जिसका नाम मिट गया है ये शैव मत को मानता था। इस वंश का तीसरा शासक था, उसका नाम था खरपरदेव और कई इतिहासकार इसको कार्तिकेयपुर वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसलिए जो पहला वंश है इसी के नाम पर है, खरपरदेव वंश। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ऐसा माना जाता है खरपरदेव कन्नौज के शासक यशोवर्मन का समकालीन रहा होगा। इसके बाद जिस राजा का नाम आता है वो है कल्याण राज, इसको अधिराज भी बोला गया है और इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पहले वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है त्रिभुवन राज। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी और यह एक दानशील शासक हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है इसी के काल में बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और ये कैसे पता चलता है? नालंदा अभिलेख से पता चलता है। और हमने देखा था जो पहले वंश के बारे में पता चलता है वो बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है। और ये शिलालेख किसका है? त्रिभुवन राज का ही शिलालेख है। बागेश्वर से 2 शिलालेख मिलते हैं, एक त्रिभुवन राज का और एक भूदेव का, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ऐसा मानते हैं जब धर्मपाल ने आक्रमण किया उसके बाद जो पहला वंश है यानी कि खरपरदेव वंश इसका अंत हो जाता है और निम्बरदेव एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम है निम्बर वंश। और ये कैसे पता चलता है? बागेश्वर के शिलालेख से, भूदेव का शिलालेख है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से। यहाँ हमें ललित सूर्यदेव के 2 ताम्रपत्रों से इस वंश के बारे में पता चलता है। तो निम्बर वंश का संस्थापक हो गया निम्बरदेव। बागेश्वर शिलालेख में इसको निन्वर्त और ताम्रपत्रों में से यानी कि पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में से श्री निम्बरम कहा गया है। और निम्बरदेव ने पालू के साथ संधि की थी और निम्बरदेव ने जागेश्वर में जो मंदिरों के विमान होते हैं उनका निर्माण कराया था। विमान क्या होते हैं? जो शिखर होते हैं। यहाँ पे एक गर्भगृह होता है जहाँ पे मेन मूर्ति को रखते हैं, इसके ऊपर जो ये मीनार होता है इसी को विमान कहा जाता है और इसी को शत्रुहंता भी कहा जाता है। और निम्बर शैव मत को मानता था। निम्बरदेव के बाद इष्टगण देव इनका अगला शासक होता है दूसरे वंश का और इसने भी उपाधि धारण की थी, लेकिन यहाँ पे निम्बर ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। तो अभी तक जितने भी शासक हमने देखे उसमें निम्बरदेव और त्रिभुवन राज ने कोई उपाधि धारण नहीं की है। तो इष्टगण देव ने जो उपाधि धारण की थी बाकी राजाओं की तरह ही
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और परम महेश्वर और परम ब्रह्मा। इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इष्टगण देव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में या एकीकृत करने का प्रयास किया था। इष्टगण देव ने जागेश्वर में लकुलिस, नटराज, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी मंदिरों का निर्माण करवाया था। और एक और पॉइंट, इष्टगण देव के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, और आदिगुरु शंकराचार्य ने सन 1820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा था। निम्बरदेव वंश का जो तीसरा शासक था उसका नाम है ललित सूरदेव। इसने भी जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की और परम महेश्वर। ललित सूरदेव को कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक माना जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं, तो वो ललित सूरदेव के ही मिले हैं। 2 अभिलेख हमें पांडुकेश्वर से मिलते हैं जो ललित सूरदेव के 21वें और 22वें वर्ष के शासनकाल के हैं, और एक अभिलेख हमें कंडारा से प्राप्त हुआ है। और ललित सूरदेव को इसके ताम्रपत्र अभिलेखों में धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। इसके बाद जो शासक बनता है निम्बरदेव वंश का, वो था भूदेव। इसने जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की, और भूदेव कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। और बागेश्वर के शिलालेख में, जो कि भूदेव का शिलालेख है, उसमें इसे परम बुद्ध स्मरण रिपु कहा गया है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, तो इसे बौद्ध धर्म का शत्रु माना गया है। तो भूदेव बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी हुआ करता था, यह ध्यान रखना। और इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कार्तिकेयपुर का जो तीसरा वंश था सलोणादित्य वंश, इसके बारे में हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से और बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र से पता चलता है। हमने देखा था पांडुकेश्वर से 4 ताम्रपत्र मिलते हैं, 2 तो ललित सूरदेव के बारे में थे, और जो 2 अन्य ताम्रपत्र थे वो एक था पद्मदेव का और एक था सुभिक्षिराज देव का। और बालेश्वर मंदिर से जो ताम्रपत्र मिला है, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, जो बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, यहाँ से देसठ देव का ताम्रपत्र मिला है, देसठ देव। तो तीसरा परिवार यानी कि सलोणादित्य वंश, इसका जो पहला शासक था वो था सलोणादित्य, और इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। उसके बाद जो शासक बनता है वो था इच्छर देव। इसने जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की, और परम ब्राह्मण और परम महेश्वर। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि इन अभिलेखों में इन राजाओं के साथ साथ इनकी पत्नियों के नाम भी दिए थे। और अगला शासक था देसठ देव। इसने जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जैसा कि इसके पिछले शासकों ने भी जो उपाधि धारण की थी। देसठ देव को अभिलेखों में दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्णदाता कहा गया है। और हमने देखा था देसठ देव का जो प्राचीन ताम्रपत्र है वो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। फिर अगला शासक था पद्मदेव। इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया था, और बद्रीनाथ मंदिर के लिए इसने भूमि दान किया था। और जो अंतिम शासक था, जो कि 14वें नंबर का 3 वंशों में, वह है सुभिक्षिराज देव। इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से सुभिक्षीपुर शिफ्ट की। सुभिक्षीपुर भी जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र ही माना जाता है। और सुभिक्षीपुर के किसी वंशज ने, जिसका नाम नरसिंह देव है, वो अपनी राजधानी को वैजनाथ लेके जाता है। वैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी बागेश्वर में लेके जाता है। तो ये हमने देखा कार्तिकेयपुर के जो 3 वंश थे। कुछ इतिहासकार एक और परिवार या एक और वंश की बात करते हैं, जिसे हम चौथा परिवार बोल सकते हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो ये भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हैं। और इनके बारे में हमें वैजनाथ शिलालेख से पता चलता है। तो क्या पता चलता है, इस परिवार के 4 राजाओं का नाम मिलता है। लखनपाल, दूसरे नंबर पे इंद्रपाल, तीसरे नंबर पे त्रिभुवनपाल। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, चौथा परिवार। और बाद में इस पाल वंश का एक शासक अभयपाल अस्कोट में पाल वंश की स्थापना करता है, लगभग सन 1279 ईस्वी में। अब हम कार्तिकेयपुर वंश के उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा था नरसिंह देव राजधानी को वैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी शिफ्ट करता है। कत्यूर घाटी में बसने के बाद कार्तिकेयपुर शासकों से रिलेटेड हमारे पास कोई भी प्रमाणित जानकारी नहीं है। और जो बाद के यानी कि वैजनाथ जब राजधानी शिफ्ट की थी, उसके बाद कत्यूर शासकों की जानकारी हमें सिर्फ जनश्रुतियों या जागरों से प्राप्त होती है। जो परवर्ती शासक थे जिनके बारे में हमें जागरों से पता चलता है या जनश्रुति से पता चलता है, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो आसंती देव, जिसने आसंती देव वंश की स्थापना की थी, इसी वंश का एक शासक था प्रीतम देव। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है, और इसी को यानी कि प्रीतम देव को पिथौरागढ़ का संस्थापक भी माना जाता है। और इनकी जो छोटी रानी थी उनका नाम था जिया रानी। प्रीतम देव के बाद जिस शासक का नाम आता है वो था धामदेव।
इसको दुलाशाही भी बोला जाता है और इसके काल को कत्यूरी राजवंश का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। कत्यूरियों का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। इसी को वीरमदेव भी बोला गया है क्योंकि जागरों में इसका नाम वीरमदेव मिलता है। तो वीरमदेव या ब्रह्मदेव ये कत्यूरियों का लास्ट शासक था और ये शासक अत्यंत अत्याचारी हुआ करता था, जिस वजह से कत्यूरी वंश में अराजकता और षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ। और जिया रानी जो कि प्रीतम देव की छोटी रानी हुआ करती थी, उनकी लोक गाथाओं के अनुसार ये पता चलता है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार में जब आक्रमण किया तो ब्रह्मदेव ने तैमूर लंग का सामना किया, उससे युद्ध किया और युद्ध में ब्रह्मदेव मारा गया। इसके बाद कत्यूरी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि काली कुमाऊं, डोटी, अस्कोट, बारामंडल, द्वाराहाट यानी कि पाली पछाऊ क्षेत्र, लखनपुर, बैजनाथ, सीरा क्षेत्र हो गया। इन छोटे छोटे राज्यों में कत्यूरी साम्राज्य विभाजित हो जाता है और इन राज्यों में कोई भी ऐसा शासक इतना सक्षम नहीं होता है कि कत्यूरी साम्राज्य को दोबारा से संगठित कर सके और अंत में विभाजित कत्यूरी राजाओं को चंद्रवंश के शासकों ने पराजित कर दिया और चंद्रवंश ने उत्तराखंड में एक संगठित और समृद्ध शासन की स्थापना की। तो ये हमने देखा कत्यूरी वंश के शासकों के बारे में। अब हम कत्यूरियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के साथ साथ इनकी स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कत्यूरी प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो कत्यूरी प्रशासन की जानकारी हमें मुख्य रूप से इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है और इन अभिलेखों से केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कत्यूरियों का जो प्रशासन था वो 3 स्तरीय था। सबसे पहले केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासन हो जाएगा, फिर प्रांतीय प्रशासन हो जाएगा और फिर उसके बाद जिला स्तर पर, जिसे विषय कहा जाता था, जिला प्रशासन हो जाएगा। कुछ जानकारी हमें ग्राम प्रशासन के बारे में भी मिलता है, हम आगे देखेंगे। और इन अभिलेखों में हमें पौरव वंश की तुलना में कई अधिक प्रशासनिक पदों के बारे में जानकारी मिलती है और इन प्रशासनिक पदों के नाम गुप्त और हर्षकालीन प्रशासन से मेल खाते हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने गुप्त और हर्षकालीन प्रशासन से तुलना करके कत्यूरियों के प्रशासनिक पदों की मीनिंग निकाली है। तो यहाँ हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो जो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान हुआ करता था वो राजा होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। यहाँ पे एक शब्द है जो 18 विभागों के अध्यक्ष की ओर संकेत करता है। इस शब्द को प्रोनाउंस करना बड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अष्टादश प्रकृत्याधिष्ठानीय, और ये शब्द 18 विभागों के अध्यक्ष की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन, राज्य का निर्माण कई प्रांतों से मिलकर हुआ था और प्रांत का जो शासन करता था उसको उपरीक कहा जाता था। उपरीक का अर्थ राज्यपाल होता है। इसके अधीन और भी कई आयुक्त होते थे जो प्रांतों के अलग अलग भागों में शासन चलाते थे। एक और प्रशासनिक इकाई का उल्लेख मिलता है भुक्ति करके। अभिलेखों में जयकुल भुक्ति का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर प्रांतों के बाद विषय यानी कि जिला प्रशासन। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था और विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी था या पदाधिकारी था उसको विषयपति कहा जाता था। कत्यूरी अभिलेखों में 4 विषयों के बारे में पता चलता है और एक और विषय के बारे में पता चलता है जो कत्यूरियों की लोक गाथाओं से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम 5 विषयों की बात कर रहे हैं, 5 जिलों की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 जिलों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्तिकेयपुर विषय जो कि जोशीमठ से गोमती के बीच, गोमती नदी के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद टंकणपुर विषय जो अलकनंदा भागीरथी की संगम से ऊपर का क्षेत्र है। उसके बाद अंतराग विषय जो भागीरथी अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र है। उसके बाद एशाल विषय भागीरथी और यमुना के मध्यवर्ती का क्षेत्र हो गया। ऐसी मायापुर हाट जो हरिद्वार के निकट भाबर क्षेत्र है। और ये जो मायापुर हाट है इसका उल्लेख हमें लोक गाथाओं में प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा 5 विषयों के बारे में। और लास्ट में ग्राम प्रशासन। राज्य के प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम हुआ करती थी और ग्रामों में राज्य की ओर से महामनुष्य और मुकद्दम नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। नगर प्रशासन यानी कि व्यापारिक नगर जो होंगे उसके प्रमुख को श्रेष्ठी बोला जाता था। ग्राम प्रशासन में महत्तम यानी कि ग्राम प्रधान की सहायता ली जाती थी। अब हम कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के नाम देख लेते हैं। तो कत्यूरियों के अभिलेखों में जिस क्रम में राज्य के अधिकारों को संबोधित किया गया है वो क्रम ऐसे है: पहले राजा, फिर राजा नायक, उसके बाद राजा मात्य, फिर सामंत, फिर महासामंत, फिर ठक्कुर, फिर महामनुष्य और फिर महाकर्ता। ऐसे ही ये इनके सीनियर से जूनियर की ओर क्रम दिया हुआ है।
राजा जो उपाधि धारण करता था वो हमने पहले भी देखा था, परम भट्टारक, ये भट्टारक होगा। महाराजा धीराज परमेश्वर, तो महाराजा धीराज, महाराजा, राजा, नरपति का मतलब भी राजा ही होता है, नरेंद्र का मतलब भी, और क्षितिज और रागी। इसी प्रकार परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण और परम वैष्णव। रानी के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है रागी महादेवी। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र जो शासन कार्यों में सहायक होते थे। राजा नायक राजकुमार या राज्य के उत्तराधिकारी को बोला जाता था। और सीरा और डोटी के जो राजा होते थे उनको रैका कहा जाता था। रैका शब्द को इतिहासकार राजा नायक के बराबर मानते हैं। और कुछ प्रशासनिक पद हैं जैसे राजा मात्य, जो संभवतः मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए राजा मात्य का यूज करते थे। और हमने पौरव वंश में देखा था अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री होता था। ऐसी कुमारामात्य जो युवराज या राजा के सहयोगी मंत्री होते थे उनको कुमारमात्य कहा जाता होगा। ये तो हमने पहले ऊपर ही देख लिया था। यहाँ पे अष्टादश से आप ध्यान रखना कि 18 विभागों के अधिकारियों की बात हो रही है। ऐसी महासंधि विग्रह पटाधिकृत जो विदेश मंत्री और गृह मंत्री का संयुक्त पद हुआ करता था। महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री से बोलते थे, जिसे युद्ध और शांति काल का मंत्री भी कहा जाता है। मतलब ये संधि कराने का काम करता था। ऐसी अचपटाधिकृत, इसका अर्थ कुछ इतिहासकार गृह मंत्री निकालते हैं और कुछ इतिहासकार भूमि रिकॉर्ड अधिकारी के लिए यूज करते हैं। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दें तो ये वाला शब्द बनता है और ये संयुक्त पद हो जाएगा। फिर किसके लिए? विदेश मंत्री और गृह मंत्री के लिए। ऐसी महादानाक्ष पटाधिकृत जो राजकीय दान विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। तो किसने क्या दान किया है उसके लिए भी अधिकारी हुआ करता था जो इसका डेटा रखता होगा। इसी प्रकार महाकर्तात्रिक जो विभिन्न राजकीय कार्यों का प्रबंधक होता था यानी कि मैनेजर होता था। उसके बाद कुछ सुरक्षा और सैन्य प्रशासन के अधिकारी जैसे कि गमागमिक जो नगर में कौन प्रवेश कर रहा है कौन जा रहा है उसको देखने वाला अधिकारी होता था। दुरीक लेखा जोखा अधिकारी होता था या लेखा विभाग का हेड होता था। ऐसी महाप्रतिहार जिसे राजदरबार का स्वागत अधिकारी माना जाता है। ऐसी किशोर वडा गोमहिष्याधिकृत सरकार के पशुधन की देखभाल करने वाले विभाग का अधिकारी था। तब के जो राजवंश होते थे उनके पास जो प्रॉपर्टी होती थी उनमें मुख्य रूप से पशु उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा होती थी। तो उनकी देखभाल करने के लिए भी एक विभाग था और उसके अधिकारी को ये शब्द बोला जाता था। ऐसी आभीर पद उनके लिए यूज होता था जो दुधारू पशुओं से दूध निकालने का कार्य करते थे। दूतक यानी कि राजा का प्रतिनिधि। शरभंग जो संभवतः राजकीय चिकित्सक होगा। और कुछ इतिहासकार इसे खांडीगग जो कि तलवार चलाने वाले सैनिकों का अधीक्षक यानी कि चीफ ऑफिसर था। प्रतिशूरक ऐसे योद्धाओं से बोला जाता था जो पुरस्कार के लिए युद्ध करते थे। किले का जो रक्षक होता था उसे कोटपाल कहते थे। वर्तमानपाल सड़क की सुरक्षा और उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी था। ऐसे खंडर छाधिपति जिसे संभवतः कुछ इतिहासकार अंगरक्षक मानते हैं, कुछ इसे रॉयल इंजीनियर यानी कि राजसी अभियंता बोलते हैं। महादंडनायक जिसे मुख्य सेनापति बोला गया है और कुछ इतिहासकार इसको न्यायिक अधिकारी भी मानते हैं। ऐसी दंडपाशिक जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी था। दशापारिधिक जो दंड स्वरूप वसूली का कार्य करता था उस अधिकारी को बोलते थे। इसी प्रकार धार्मिक कार्यों से जुड़े भी कुछ पदों का उल्लेख मिलता है जैसे ब्रह्मचारी, पारिषद और गोगुलिक। तो ये हमने देखे कुछ पदाधिकारियों के नाम। इसी प्रकार कुछ और सेना और सुरक्षा व्यवस्था के पदाधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो जो राजा था वो स्वयं सेना का प्रमुख होते थे। सेना 4 भागों में विभाजित थी। पैदल सेना, अश्व यानी कि घोड़े वाली सेना, और हाथी और ऊंट। इनकी सेना में ऊंट का होना या हाथी का होना ये दिखाता है कि कत्यूरियों का जो राज्य विस्तार होगा वो मैदानी क्षेत्रों में भी रहा होगा। तो जो पैदल सेना होती थी उसका जो हेड था उसको गौल्मिक बोलते थे। और जो अश्व सेना था उसके हेड को अश्व बलाधिकृत बोलते थे। हाथी सेना को हस्ती बलाधिकृत और ऊंट सेना को उष्ट्र बलाधिकृत बोलते थे। और इन तीनों सेना का जो प्रमुख होता था उसे इस शब्द से, अगेन इस शब्द का उच्चारण करना भी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है तो आप देख लेना। इसी प्रकार प्रांतपाल जो सीमाओं की सुरक्षा या रक्षा का अधिकारी होता था। घटपाल जो पहाड़ी प्रवेश द्वारों की सुरक्षा करता था। वर्मपाल जो सीमांत मार्गों की रक्षा करता था, बॉर्डर वाले जो रास्ते होते थे। ऐसी नरपति या तरपति, कुछ बुक में तरपति मिलता है, कहीं बहुत जगह पे नरपति मिल रहा है। इसकी मीनिंग उस अधिकारी के लिए करते हैं जो नदी घाटों की देखरेख करता होगा और साथ ही साथ कर वसूली करता था। और डांडिक, खांडगिक
और महादंडनायक पुलिस प्रशासन के मुख्य अधिकारियों के लिए यूज होता था। दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक, ये तो यहीं से ही हो गया सेम। तो ये पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी थे। दोषापराधिक, यहाँ पे अपराधिक आ रहा है तो अपराध पकड़ने वाला अधिकारी हो गया। दुसाध्य साधनिक, जो गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी था। और चोरोद्वारणिक, जो चोर लुटेरों की गिरफ्तारी करता था, उस अधिकारी को बोलते थे। तो ये हमने देखा कुछ पदाधिकारियों के बारे में। अब हम देखते हैं कत्यूरियों की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो कत्यूरी शासन में आय का प्रमुख साधन कृषि, वन, खनिज संपदा थी और साथ ही साथ भोटियांत्रिक व्यापार से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। और इससे रिलेटेड जो प्रमुख पदाधिकारी हैं ये तो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी होते हैं वो एग्जाम के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रपाल, जो राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। इसी प्रकार उपचारिक या पटकोषचारिक, जो भूमि अभिलेखों का संरक्षक होता था। प्रभातार, कहीं परमातार भी मिलता है तो प्रभातार भूमि मापन अधिकारी था। खंडपति या खंडहर क्षेस्थानाधिपति खनिज और वनों की रक्षा करता था। और टैक्स वसूलने वाले जो अधिकारी थे उसमें शौल्किक, जो व्यापार और प्रवेश शुल्क वसूलने वाला अधिकारी होता था, उससे बोलते थे। ऐसी भाट चाट या भाट चार प्रचार अधिकारी थे, वो जनता से वेगार लिया करते थे, विष्टि वेगार लिया करते थे। वेगार फोर्स लेबर से बोलते हैं। भौगिक और भागिक, जो कि हमने पौरव राजवंश से जब देख रहे थे तब भी देखा था, ये जो भूमि से रिलेटेड राज्यों से होते थे उसको एकत्र करने वाले अधिकारी को बोला जाता था। और जो भूमि के प्रकार थे, अग्रहार भूमि उस भूमि को बोलते हैं जिससे टैक्स नहीं लिया जाता और वो मंदिर की भूमि होती है, या मंदिर को दान की गई भूमि को अग्रहार बोला जाता है। ऐसी पल्लिका गांव की भूमि हो गई। वृत्ति उस भूमि को बोलते थे जब कोई इंडिविजुअल किसी भूमि से अपना लाइवलीहुड चला रहा होता था, या जीविकोपार्जन हेतु व्यक्ति विशेष की भूमि को वृत्ति कहा जाता था। ऐसी कर्मांत भूमि, जो खानों की और खनिज इत्यादि युक्त भूमि होती थी जहाँ से खनिज निकाला जाता था, उसे बोलते थे। और भूमि मापन के लिए हस्तक, हस्तक आज भी आप देखते हो मुट्ठी करके, हाथ से रिलेटेड है मुट्ठी। और खरीवाप या खरीवापम, द्रोड़वापम, नालीवापम, इन प्रणालियों का यूज या इन मेथड का यूज भूमि मापन के लिए किया जाता था। एक नाली बराबर 9 पाथा होता है या 2 सेर होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, किसी बुक में ये दिया हुआ था। अब हम कत्यूरियों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति देखते हैं। उसके बाद हम कत्यूरियों की स्थापत्य कला, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक स्थिति। उत्तराखंड में कई जातियां निवास करती थी, जैसे खस, किरात, कोल आदि प्रमुख थे। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें शासन का संरक्षण प्राप्त था। ये इस आधार पर बोला गया है कि जो कत्यूरी शासक थे वो परम ब्राह्मण की उपाधि धारण करते थे, और ये दिखाता है कि समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा थी। अब हम धार्मिक स्थिति देखते हैं। तो इस काल में शैव यानी कि शिव को मानने वाले, वैष्णव यानी कि विष्णु को मानने वाले संप्रदाय अत्यधिक प्रचलित थे। कत्यूरी शासकों ने शैव धर्म को अपनाया, परंतु वैष्णव मंदिरों को भूमि दान देकर धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ललित सूर्यदेव की जो रानी थी श्यामा देवी, उसने भगवान नारायण के मंदिर की स्थापना की थी। अगर इनके काल में बौद्ध धर्म की स्थिति को देखा जाए, कत्यूरी शासन में बौद्ध धर्म की भी उपस्थिति थी, लेकिन उसे बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त नहीं था। हमने देखा था जो भूदेव था उसने बुद्ध स्मरण शत्रु की उपाधि धारण की थी, रिपू करके। और ये उपाधि धारण करना ये संकेत देता है कि बौद्ध धर्म ने इस टाइम पे चुनौतियों का सामना किया। और प्रवृत्ति यानी कि लेटर कत्यूरी पीरियड में राजाओं को देवतुल्य मानने की प्रथा विकसित हुई है, जो कि आज भी उत्तराखंड में प्रचलित है। अगर आप उत्तराखंड के जागरों को सुनेंगे तो जो बाद के राजा हैं उनको वहाँ पे देवतुल्य माना गया है। कत्यूरियों से रिलेटेड अब लास्ट टॉपिक कत्यूरी कला के बारे में देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कत्यूरी कला में सबसे पहले हम स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम मूर्ति कला के बारे में देखेंगे। तो उत्तराखंड में कत्यूरी काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में नागर शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। नागर शैली उसे बोलते हैं, जैसे आप नॉर्थ में या उत्तराखंड में या यूपी के साइड जितने भी मंदिर देखे हुए, नागर शैली के मंदिर उनको बोलते हैं जिनमें इस टाइप का विमान होता है। ऐसी द्रविड़ शैली के मंदिर साउथ में मिलेंगे ज़्यादातर। तो जो मंदिरों का निर्माण किया गया था वो पाषाण यानी कि पत्थरों से, और साथ ही साथ काष्ठ यानी कि लकड़ी, दोनों का प्रयोग करके किया गया था। कत्यूरी मंदिरों को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले छत्र युक्त मंदिर, जिनको पगोड़ा शैली युक्त बोल सकते हैं। जैसे आप केदारनाथ का मंदिर देखेंगे या अल्मोड़ा के नंदा देवी का मंदिर देखेंगे, तो ये पगोड़ा शैली के एक मंदिर का प्रकार है। वैसे ये उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप केदारनाथ के मंदिर में देखेंगे तो आपको ये छत में ये जो दिख रहा है ये छत्रयुक्त मंदिर हो गया, या यहाँ पे घरनुमा आकृति भी मिलेगी आपको साथ साथ में। तो ये हो गए छत्रयुक्त मंदिर, जैसे कि बागेश्वर में है, गोपेश्वर में है,
और केदारनाथ, अल्मोड़ा, जो ऐसी शिखर युक्त जो मंदिर होते थे, जैसे कि जागेश्वर में दिख जाएंगे, ये सब शिखर युक्त मंदिर हैं। इस टाइप के जो मंदिर हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे, इनको शिखर युक्त बोला जाता है। स्थापत्य कला की विशेषता देखा जाए तो हमने देखा इन मंदिरों में नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और इनका निर्माण स्थानीय पाषाण यानी कि पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग करके किया गया है। जो मंदिर थे वो लगभग छोटे और मध्यम आकार के थे, ज़्यादा बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं कराया गया है। शिखर मंदिरों में द्विस्तंभ युक्त अर्धमंडप बनाए गए हैं। मंदिरों के द्वारों और दीवारों पर धार्मिक चिन्हों की नक्काशी की गई है और इन नक्काशियों में गंगा, यमुना, वृक्ष, पशु पक्षी युद्ध करते हुए और मिथुन की आकृतियों को उकेरा गया है। और अगर इस काल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो द्वाराहाट का गुज्जर मूल मंदिर। अब हम मूर्ति कला के बारे में देखते हैं। इस काल में शिवलिंग, हरगौरी, नंदी, कार्तिकेय, गणेश, नरसिंह, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी। मूर्तियां पाषाण यानी कि काले, सफेद, हरे, बलुआ पत्थर से धातुओं से निर्मित थी और मूर्ति कला के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें बैजनाथ, लाखा मंडल, जागेश्वर, कटारमल, आदि बद्री और जोशीमठ। और यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उनके जो इष्ट देव थे वो कार्तिकेय भगवान थे। और राहुल सांकृत्यायन का मानना है जो रुद्रप्रयाग के काली मठ के हरगौली मंदिर की मूर्तियां हैं वो मानते हैं कि भारत की सभी मूर्तियों में सबसे सुंदर हैं या यूनिक हैं। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कत्यूरियों का काल स्थापत्य और मूर्ति कला के हिसाब से उत्तराखंड का स्वर्णिम काल था। तो ये हमने देखा कत्यूरी राजवंश के बारे में। इनसे रिलेटेड हमें जो भी चीज़ें पता है मैक्सिमम चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ या हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं या उसमें कुछ कमेंट करते हैं, आपकी लाइक और कमेंट से वीडियोज़ यूट्यूब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग और अधिक ऑडियंस तक पहुँचती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चंदवंश के बारे में। चंदवंश की वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि थोड़ा वो लेंदी होगी। एक पार्ट में हम चंदवंश से रिलेटेड सारे राजाओं को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम चंदवंश के शासन प्रशासन के बारे में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।